नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हमारे लास्ट सेशन में हमने बात की थी आर्टिकल 16 की, जो कि हमें राइट टू इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड 4 हमने पढ़ा था और जाना था कि किस तरह से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से रिजर्वेशन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट निकल कर आता है। सो बेसिकली सरकारी नौकरियों में जो भी रिजर्वेशन होती है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से निकल कर आती है। साथ ही में हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखा था, जिससे रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट निकल कर आता है। हमने समझा था कि क्यों आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए लेकर आया गया, उसके पीछे का केस लॉ, उसके बाद का केस लॉ सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 की। तीनों इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लॉजेस हैं। अगर 4 बी की बात करूं तो ये बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। अब कैरी फॉरवर्ड रूल होता क्या है, किस तरह से ये हमें हेल्प करता है, वो हम आज समझेंगे। साथ ही में 16 क्लॉज 5 की अगर मैं बात करूं, ये एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 16 क्लॉज 2। एंड अगर मैं 16 क्लॉज 6 की बात करूं तो जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया एक ऐसा क्लॉज जो कि 10% रिजर्वेशन लेकर आया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो ये तीनों क्लॉज आज हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो अभी भी आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में मेरी इंस्टा आईडी पे भी आपको डेली बेसिस पे प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट देखने को मिलता है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं 16 क्लॉज 4 बी की। 16 क्लॉज 4 बी को समझने से पहले हमें कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है उसे समझना होगा। तो कैरी फॉरवर्ड रूल को मैं एक एग्जांपल से आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। मान लीजिए 1955 में गवर्नमेंट ने 100 वैकेंसीज निकाली फॉर यूपीएससी। नाउ ये 100 वैकेंसीज निकाली गई यूपीएससी की, इसमें से हम कहते हैं कि 17 वैकेंसीज जो हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी। एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये मान के चलते हैं कि 83 कैटेगरी जो सीट्स थी वो जनरल कम्युनिटी के लिए निकाली गई थी। राइट नाउ हुआ ये कि ये जो 17 सीट्स थी, इस 17 सीट्स में से गवर्नमेंट को केवल 7 एससी कैंडिडेट्स सुटेबल मिले और जो बाकी की 10 सीट्स थी वो वेकेंट रह जाती हैं। अब कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड रूल कहता है कि ये जो 10 सीट्स यहां पे वेकेंट रह गई, यानी कि ये जो 10 एससी कैंडिडेट्स के द्वारा भरी जाने वाली सीट्स थी ये खाली रह जाती हैं। इस वर्ष यानी कि 1955 में हम इन सीट्स को क्या करेंगे, इन्हें जनरल में कन्वर्ट कर देंगे एंड जनरल कम्युनिटी के लोगों को इन सीट्स पे हम नौकरी दे देंगे। पर अगले वर्ष हमें इन 10 सीट्स को अकाउंट करना होगा जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। सो नेक्स्ट वैकेंसी यानी कि 1956 में भी मान लीजिए 100 सीट्स निकाली गई। 100 सीट्स में से अगेन 17 सीट्स जो हैं वो एससी कम्युनिटी की थी। 100 सीट्स में से जो बाकी की सीट्स थी दैट इज 83 सीट्स जो हैं वो जनरल कम्युनिटी की थी। अब यहां पर जो हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल है वो पिक्चर में आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहेगा कि ये जो 17 सीट्स हैं, इन 17 सीट्स में से आपको ये जो 10 सीट्स हैं इन्हें ऐड करना होगा। और क्योंकि हमारी टोटल वैकेंसी 100 की है तो हम यहां पर 10 बढ़ा देंगे, यहां से 10 कम कर देंगे। तो हमारी जो टोटल सीट्स इस बार हमारी जो प्रोपोर्शन आएगा वो ये आएगा कि 27 सीट्स जो हैं वो एससी कम्युनिटी से हमें भरनी है और जो बाकी की बची है सीट्स हैं दैट इज लेट्स से 73 सीट्स जो हैं वो हमें जनरल कम्युनिटी से भरनी है। नाउ दिस इज कैरी फॉरवर्ड रूल। दिस कैरी फॉरवर्ड रूल जो है ये अपने आप में चलता आ रहा था शुरू से ही, जब से हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 यानी कि शुरुआत से ही चलता आ रहा था। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है मैंने आपको समझाया, इससे जुड़ा हुआ फिर कुछ केस लॉ हमें देखने को मिलता है, वो देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये कैरी फॉरवर्ड रूल को बंद किया गया। फिर दोबारा सरकार ने इसे शामिल किया थ्रू 16 क्लॉज 4 बी। नाउ कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहता है, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा भी है, थोड़ा सा इसे समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। क्या कहता है जी? कहता है जी, दिस रूल स्टेट्स दैट इन केस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससीज और एसटीज क्लासेस वर नॉट अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द रिजर्व कोटा, देन द वैकेंसीज दैट रिमेन्ड अनफिल्ड। सो जैसे हमने 10 का एग्जांपल लिया था कि 10 पहले वर्ष में अनफिल्ड रह गई थी। सो द कहता है जी, देन द वैकेंसीज दैट रिमेन्ड अनफिल्ड वुड बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड वुड बी फिल्ड बाय द फ्रेश अवेलेबल कैंडिडेट। सो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो अनफिल्ड सीट्स थी 1955 की उसे हमने जनरल कैटेगरी से भर दिया था। राइट However, a corresponding number of the posts would be reserved in the next year. So हमने ये जो 10 सीट्स थी नेक्स्ट ईयर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गए थे, इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। सो नेक्स्ट ईयर फॉर एससी एंड एसटी इन एडिशन टू देयर रिजर्व्ड कोटा फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें कोई इतना ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें इशू हुआ। क्या इशू हुआ थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 1962 में एमआर बालाजी का केस आया था, मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं हमारे लास्ट वीडियो में ना। एमआर बालाजी का जो केस था उसमें हमें क्या देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि भाई ठीक है आप रिजर्वेशन दे दो, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो इन एनी केस 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए।
So you give reservation, no problem at all, but reservation should not exceed 50% mark. So 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जब भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, अब मान लीजिए कि यहां पर भी इस केस में भी हमने क्या किया, 27 सीट्स को यहां पे रखा, किसके लिए? 27 सीट्स को हमने रखा एससी कम्युनिटी के लिए। इस बार मान लीजिए कि एससी कम्युनिटी से फिर से 7 सीट्स ही भरी गई और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 20 सीट्स यहां पर हमें लेके जानी। सो लेट्स से 1956 में भी क्या हुआ, 27 सीट्स में से सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स भरी गई, 20 सीट्स यहां पे वेकेंट रह गई। अब ये जो 20 सीट्स हैं वेकेंट रह गई, हम सब जानते हैं क्या होगा कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से। 1957 की जो वैकेंसी आएगी, लेट्स से उसमें भी 100 सीट्स आई, 100 सीट्स में से 17 सीट्स जो है हमने क्या कहा, एससी सीट है, एंड बाकी की 83 किसके लिए थी, जनरल कम्युनिटी की थी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि 1956 में कितनी सीट्स यहां पे भरी नहीं गई थी एससी कम्युनिटी से, 20। सो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कह रहा था कि भाई इस 17 में आप क्या ऐड कर दो, 20 जो लास्ट ईयर की सीट्स हैं वो ऐड कर दो, एंड 20 यहां से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। सो टोटल क्या होगा, टोटल दिस विल गेट टू 37। अब मान लीजिए एक दिन ऐसा आ गया कि यहां पर ये जो कैरी फॉरवर्ड सीट्स थी ये टोटल जो है 50% ब्रीच कर जाती हैं। लेट्स से नेक्स्ट ईयर अगेन यहां पर अगर हम बात करें 37 में से 7 ही सीट्स फिल होती हैं, और 1958 में क्या होगा, 1958 में क्या होगा, 1958 में होगा ये कि अगर 100 सीट्स आएंगी, 100 में से 17 एससी कम्युनिटी की होंगी और 30 सीट्स यहां पे आ रही हैं, 17 और 30 अगेन फिर 47 आ गया। तो अगर हम 1959 तक पहुंचेंगे, कुल मिलाकर हमें अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कितनी सीट्स, यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि 50% से ज्यादा सीट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो एससी कम्युनिटी की बन जाएंगी। राइट नाउ ये एक इशू है जिसे एमआर बालाजी में हमने रिजॉल्व कर लिया था। एमआर बालाजी केस में क्या कहा गया था, एमआर बालाजी केस में कहा था कि भाई रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं जा सकती, हम सब जानते हैं। राइट, फिर हुआ ये कि 1964 में एक और केस आता है, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस था। अब ये जो टी देवदासन है ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, इन्होंने यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त लगाई थी उसमें इन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं एंड मुझे प्रमोशन मिलनी थी वो मुझे नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से मेरी प्रमोशन किसी और को मिल गई, क्योंकि इस वर्ष लेट्स से 10 लोगों को आईपीएस में प्रमोशन मिलनी थी, लेकिन 10 में से लेट्स से 5 ऐसे लोग थे जो एससी कम्युनिटी से आते थे, और पिछले वर्ष क्योंकि 5 लोग एससी कम्युनिटी के प्रमोट नहीं हो पाए थे, तो वो जो 5 पिछले वर्ष के थे और 5 इस बार के हो गए, जनरल कैटेगरी की सीट्स कट गई प्रमोशन में, उनको टोटल की टोटल जो 10 सीटें हैं वो प्रमोशन में एससी कम्युनिटी को मिल गई। सो इनकी ये ग्रीवियंस थी कि क्योंकि कैरी फॉरवर्ड रूल है, कैरी फॉरवर्ड रूल 50% का मार्क ब्रीच करता है, जो कि देवदास एमआर बालाजी केस में जिसे मना किया गया था, और उस रूल की वजह से मेरी यहां पे प्रमोशन नहीं हो पाई है, एंड इट ऑल्सो ब्रीचेस आर्टिकल 16 क्लॉज 1। सो क्योंकि यहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल आर्टिकल 16 क्लॉज 1 को ब्रीच कर रहा है और 50% जो हमारा रिजर्वेशन मार्क है उसे ब्रीच कर रहा है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल को इसमें खत्म कर दिया था। राइट, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो हुआ क्या, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टी देवदासन केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इंदिरा साहनी केस आया उसमें दोबारा से ये मुद्दा उठा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे रिवाइव किया, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि भाई कैरी फॉरवर्ड रूल आप ले तो आओ, लेकिन हम एक चीज को कहेंगे कि भाई 50% का जो मार्क है वो कैरी फॉरवर्ड रूल लगा के भी वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। आप कैरी फॉरवर्ड रूल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसीज में कैरी फॉरवर्ड रूल लेके आओ, लेकिन 50% का जो अपर लिमिट हमने सेट किया है रिजर्वेशन में वो कहीं पे भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये एक जजमेंट आई इंदिरा साहनी कोर्ट की, इंदिरा साहनी केस की, एंड उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगेन ओवरटेक करने के लिए यहां पर 81st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इन 2000, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। कैसे फ्रेम करके रखा गया थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं जी, it was introduced 16 clause 4b was introduced through 81st amendment act which allowed for the unfilled reserved vacancies to be treated as separately and carried forward without being subjected to 50% reservation mark। अब होगा क्या, शुरू में हमने देखा था कि जो कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन थी यानी कि कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज थी वो क्या हो रही थी, वो नई वैकेंसीज में जाकर ऐड हो जाती थी, यहां पर ऐड हो जाती थी। इन्होंने कहा जी ऐसा नहीं करेंगे, अब ये जो हमारा 4B है
ये कैरी फॉरवर्ड को अलाउ तो करता है, लेकिन कहता है जी ये अब इसमें ऐड नहीं होंगी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि मान लीजिए 2020 में 100 सीट्स को निकाला गया, इन 100 सीट्स में से 17 सीट्स जो हैं वो एससी कम्युनिटी की हैं एंड बाकी की जो हैं दैट इज 83 सीट्स जो हैं वो जनरल कम्युनिटी की हैं, राइट। अब मान लीजिए 17 में से 7 ही भरी गई, राइट, एंड जो 10 बची हैं उसे हम क्या करेंगे, जनरल कम्युनिटी को दे देंगे। अब 2021 में भी यही हुआ, 2021 में भी 100 सीट्स निकाली यूपीएससी ने, 17 अगेन एससी कम्युनिटी के लिए, 83 मान लीजिए जनरल कम्युनिटी के लिए। अब ये जो 10 सीट्स थी जो लास्ट ईयर हमारी रह गई थी, जो एससी कम्युनिटी को नहीं मिली थी, इसे आप एडिशनल यहां पर ऐड करेंगे, यानी कि 100 प्लस 10 सीट। सो एससी कम्युनिटी को फिर से यहां पे 17 प्लस 10 यानी कि कितनी हो गई, 27 सीट्स मिलेंगी, बट विदाउट एनी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ this general category. So it will be introduced as a separate class. It will be introduced as a separate class without impacting the vacancies that were introduced in 2021. So ये है हमारा 4B जो कि आज की डेट में हमारे लिए लाया गया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं 4B क्या कहता है, फिर थोड़ा सा और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। 4B क्या कहता है, कहता है जी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी फिल्ड अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ द ईयर व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर in accordance with the provisions of reservation made under article 16 clause 4 and 4A as a separate class of vacancies. So basically ये वाली बात क्या गया कि separate class of vacancies to be filled in the succeeding year or years, such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up, determining the ceiling of 50% limit. So क्या होगा, सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मान लीजिए 2021 में 100 सीट्स में से 17 सीट्स जो हैं वो एससी की हैं, 83 सीट्स जो हैं वो जनरल कम्युनिटी की हैं, इसको एज इट इज रहने दिया जाएगा। और जो लास्ट ईयर की 10 सीट्स अगर मान लीजिए एससी कम्युनिटी की बच गई थी, उसे हम एक सेपरेट क्लास के रूप में लेके चलेंगे, सो सेपरेट वैकेंसी के रूप में उसे हम लेके चलेंगे, जो कि एग्जाम तो इकट्ठे करा दिया जाएगा लेकिन वो इसमें ऐड नहीं होगी। सो 10 अगर मान लीजिए 100 सीट्स यहां पे निकाली गई हैं, 10 पहले की हैं, सो इस बार जो वैकेंसीज 2021 में भरी जाएंगी वो 110 सीट्स की वैकेंसी भरी जाएगी, जिसमें से लेट्स से यहां पर 17 रिजर्व थी प्लस लास्ट ईयर वाली 10 जो बच गई थी एससी कम्युनिटी की, सब 17 और 10 27 सीट्स जो हैं वो एससी कम्युनिटी की हो जाएंगी, और 83 जो जनरल कम्युनिटी की रह गई उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सो ये है हमारा आज की डेट में जो स्टैंड करता है हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपके लिए एग्जांपल यहां पे लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना। कहता है जी कैरी फॉरवर्ड रूल जो है 81st अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, थ्रू आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। कहता है द प्रोविजन मेड दैट रिमेनिंग रिजर्व्ड सीट्स व्हिच वर नॉट फिल्ड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर और शुड बी कैरिड फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो 3 इयर्स तक हम लेकर जा सकते हैं। सो मान लीजिए हम 3 इयर्स तक मैक्सिमम जो है सीट्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर 3 इयर्स के बाद भी सीट्स अनफिल्ड बच जाती हैं तो वो सीट्स लैप्स हो जाएंगी। सो अगेन जैसे यहां पर हमने कहा जी 2020 में 17 में से सिर्फ 7 सीटें भरी गई, राइट, 10 बच गई, हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर गए। 21 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 7 भरी गई, 10 बच गई, प्लस 10 वो ये एक्स्ट्रा चल रही हैं, ठीक है। सो ये 20 हो गई ना, अब इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब मान लीजिए 2022 में भी ऐसा ही हुआ। सो ऐसे करके हम 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरे साल में जो सीट्स बच जाएंगी वो तीसरे साल की सीट्स को हम लैप्स कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है जी। सो फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कहता यही है कैरी फॉरवर्ड रूल। अब हम बात करते हैं 16 क्लॉज 5 की। 16 क्लॉज 5 बेसिकली एक एक्सेप्शन है टू 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 5 में कहा गया है कि भाई कोई अगर ऐसा कानून सरकार के द्वारा लाया गया है जो कि ऑपरेशन में है, कि जो कहता है कि भाई अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन में केवल उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाएगी जो कि उस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो मान लीजिए हमने अभी राम मंदिर देखा, अयोध्या में बनाया गया है, वहां पर कुछ प्रीस्ट्स को भर्ती किया गया। अब वो प्रीस्ट्स को जिस कानून के तहत भर्ती किया गया है उसमें लिखा गया है कि ये जो प्रीस्ट्स होंगे ये प्रीस्ट हिंदू धर्म को मानने वाले ही होंगे। इसी तरह से जो मस्जिद में मौलवीज को रखा जाता है उसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में अगर मौलवी आएंगे तो वो केवल और केवल इस्लाम को मानने वाले होंगे। कहता अगर ऐसा कोई कानून है वो कानून को
आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के केस में वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है ना कि भाई रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है कि मंदिर में जो प्रीस्ट होगा वो हिंदू ही होगा, मौलवी जो होंगे मस्जिद में वो मुस्लिम ही होंगे, क्रिश्चियन जो है उसमें चर्च में जो पादरी होंगे, फादर होंगे, वो क्रिश्चियन ही होंगे, तो इस तरह का अगर कोई कानून सरकार लेकर आती है, इसे वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। एज सिंपल एज दैट, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतनी सी ही बात है, राइट। सो ये चीज यहां पर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मैं इसे एट लेंथ डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के केस में सिमिलैरिटी है, ओनली डिफरेंसेस की आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो हमें 10% रिजर्वेशन देता है, मैक्सिमम 10% की रिजर्वेशन सरकार को अलाउ करता है। किस केस में? इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो 10% की मैक्सिमम रिजर्वेशन दी जा सकती है टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली ये जो 10% रिजर्वेशन होगी, इट विल बी इन एडिशन टू द रिजर्वेशन गिवन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई है, उसके एडिशन में ये 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले सेक्शंस हैं जिनको यहां पर रिजर्वेशन दी जा रही है, राइट। सो ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एंड 6 भी हमने देखा। कुछ ज्यादा इसमें समझाने का नहीं है क्योंकि केस लॉ इसमें ज्यादा है नहीं, सो इसमें हम इतनी ही लिमिटेड डिस्कशन यहाँ पे रखेंगे। सो दिस इज हाउ आर्टिकल 16 इज कंक्लूडेड। सो आर्टिकल 16 जो कि राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की, वो अब हमारा कंप्लीट होता है इस पूरी वीडियो के साथ। आई होप कि आपको कैरी फॉरवर्ड रूल समझ आएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।